हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 जनवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई आर कन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको प्लेसेस इन न्यूज़ पूछा जा सकता है, जो बॉम्बिंग साइट है जो लगातार न्यूज़ में है, ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनेंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेबनीज़ इज़राइल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। मई 17 एग्रीमेंट की बात भी की जाएगी जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट आर लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रॉड। जो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की गई है 10,000 लेबर को रिक्रूट करने की, ताकि उन्हें इजराइल भेजा जा सके। इस मूव का अपोज क्यों किया जा रहा है ट्रेड यूनियन के द्वारा, ये समझेंगे। क्या लेबर रूल्स हैं इमाइग्रेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। उसकी लिंक आपको नीचे मोर में क्लिक करेंगे तो दिख जाएगी, और आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई आर कन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग इन वेस्ट एशिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया पॉलिसी अगर इंडिया की पूछी जाए तो आप लोग डायरेक्टली जो है एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं जो वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी चल रही है। इसके अलावा प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो प्लेसेस इन न्यूज़, जहाँ जहाँ बॉम्बिंग हो रही है वो सारे प्लेसेस न्यूज़ में हैं, वो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कन्फ्लिक्ट जोन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मिलिटेंट्स ग्रुप इन्वॉल्व है, नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व है, वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल हाउदीस यमन, ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है। और दोबारा से जो भी मिलिटेंट इन्वॉल्व है वो आपको पूछा जा सकता है किस टेरिटरी को बिलोंग करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है और रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब पैटर्न रिपीट होगा। आपको जो मिलिटेंट पूछे जाएंगे वो अलग पूछे जाएंगे, जो अभी न्यूज़ में है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं स्टोरी सो फार क्या है। वेस्ट एशिया इज़ इन फ्लक्स। वेस्ट एशिया में बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। शुरुआत कैसे हुई थी? डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इजराइल एंड हमास, और अब पूरे रीजन में ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस बन गया है। बहुत सारे स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, स्नोबॉल बनती जा रही है और एक बहुत बड़ा रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। कौन कौन से एक्टर इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं? नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट, बोथ एक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दिस एक्सपांडिंग कन्फ्लिक्ट थिएटर। हेज़बोल्ला, कतैब हेज़बोल्ला, हशद अल शबी, हाउदीज़, ये 4 कौन से हैं? नॉन स्टेट एक्टर हैं। स्टेट एक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हो चुके हैं? पाकिस्तान, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट, और ऑब्वियसली इजराइल एंड पैलेस्टीन, ये तो हैं ही। तो ये सारे के सारे इस एक्सपांडिंग कन्फ्लिक्ट थिएटर का क्या बन चुके हैं? पार्ट बन चुके हैं। इजराइल वॉर जो गाज़ा पे चल रही है लगभग 100 दिन से चल रही है, कंप्लीट हो चुके हैं। 24,000 लोगों की जान जा चुकी है और उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं जो थिएटर है, जो एक्सपांडिंग थिएटर है, वो किस तरीके से ये वॉर की शुरुआत हुई है। यहाँ पर ये वॉर जोन की बात करेंगे। शुरुआत जो है इजराइल पैलेस्टीन वाले इशू से हुई थी। हमास ने अटैक किया था इजराइल पे। इजराइल ने जो है दोबारा से गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक किया हमास के ऊपर, और अब पूरा का पूरा गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक चल रहा है। रिवेंज रिटेलिएशन लिया जा रहा है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। अब ये डिसप्रपोर्शनेट हो चुका है रिवेंज, और बहुत सारे लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की, इनोसेंट लोगों की भी जान जा रही है। लगभग 24,000 लोग यहाँ पर मर चुके हैं इस कन्फ्लिक्ट में, और 70% जो लोग मरे हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट यहाँ से चालू हुआ था, जो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट है ना, 2023 में अक्टूबर में इस वॉर से शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है? नेक्स्ट जो है हेज़बोल्ला, जो कि लेबनीज शिया ग्रुप है बैक्ड बाय ईरान, ठीक, ये एक नॉन स्टेट एक्टर है। इन्होंने
रॉकेट फायर करना शुरू किया शैबा फार्म में। शैबा फार्म जो है एक लेबनीज टेरिटरी है विच इज़ कंट्रोल्ड बाय इज़राइल। ठीक है, तो लेबनान इज़राइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो 1980s में शुरू हुआ था। इज़राइल ने इन्वेजन किया था, ये शेबा फार्म वाला जो एरिया है उसने कंट्रोल करके रखा है उस समय से। ठीक है, और लेबनीज़ टेरिटरी जनरली अभी इज़राइल और लेबनीज़ में क्या है, पीस है, लेकिन हिज़बुल्लाह जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, शिया ग्रुप है, जिसको किसकी बैकिंग है, ईरान की, ये अभी भी इज़राइल के अगेंस्ट में वॉर कर रहा है। 2003 में हिज़बुल्लाह ने अटैक किया था इज़राइल के ऊपर, है ना, बॉम्बिंग की थी बहुत ज़्यादा। तो अभी हिज़बुल्लाह और इज़राइल में अभी भी इशू चल रहा है। ये नॉन स्टेट एक्टर है बेस्ड ऑन लेबनान। ठीक है, शेबा फार्म के बारे में जान लेते हैं। शेबा फार्म जो है किस टेरिटरी में है, सीरिया और लेबनान टेरिटरी में, दोनों के इंटरसेक्शन में है, गोलन हाइट के पास में है। गोलन हाइट इज़राइल ने कैप्चर करके रखा है, किससे, सीरिया से। ठीक है, लेबनान और इज़राइल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है 17 मई एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, 17 मई एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेबा फार्म का एक बार फोटो देख लेते हैं तो अपने को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर है टेरिटरी। ये हमारा इज़राइल हो गया, इज़राइल के जस्ट ऊपर लेबनान है और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे सीरिया है। तो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे जो सदर्न लेबनान वाला एरिया है, ऊपर देखेंगे तो ये आपको शेबा फार्म्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, शेबा फार्म पता होना चाहिए, मेडिटेरियन सी से दूर है ना, लगा हुआ नहीं है, थोड़ा दूर है। ये हमारा शेबा फार्म हो जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि ये किसकी बॉर्डर में है, सीरिया और लेबनान की बॉर्डर में, इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, तो ये अटैक क्यों किया जा रहा है, ऑफ कोर्स इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। तो हिज़बुल्लाह जो है ना, ईरान बैकिंग कर रहा है, हिज़बुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, और हिज़बुल्लाह जो है इज़राइल पर अटैक कर रहा है शेबा फार्म एरिया में। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाउदीज़ ऑफ यमन, इन्होंने फ्रंट ओपन कर दिया है, कहाँ पर, रेड सी में। इसके बारे में हम सब जानते हैं। यूएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया इनके अगेंस्ट में, हाउदीज़ पे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम यूएस अटैक्ड बाय हशद अल शाबी। ये हशद अल शाबी क्या है, ये शिया मोबिलाइजेशन फोर्सेस है इराक और सीरिया की। ठीक है, और ये भी किसके द्वारा बैक की जा रही है, ईरान के द्वारा। इन्होंने यूएस के ऊपर अटैक किया है इराक और सीरिया में। ठीक है, जो भी ट्रूप्स हैं यूएस के, उनके अगेंस्ट में, और यूएस ने यहाँ पर भी रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर भी बॉम्बिंग शुरू हो गई है। तो यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है, इज़राइल को, और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, पैलेस्टीन को। कुछ ओपनली सपोर्ट कर रही हैं और कुछ टैसिटली सपोर्ट कर रही हैं। ईरान सबसे बड़ा जो स्टेट एक्टर है जो इस वॉर में लगा हुआ है, इसी के द्वारा नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, और डायरेक्टली भी ये एज अ स्टेट एक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट की शुरुआत जो है इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप के द्वारा की गई, जब इसने स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। इस्लामिक जो ग्रुप है, टेरर ग्रुप, उसने ईरान पे स्ट्राइक की, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी कैरिड आउट की है स्ट्राइक अलग अलग स्टेट के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया बलूच रीजन में, सीरिया पे अटैक किया गया, और इराक के जो कर्डिस्तान रीजन है, कर्ड्स हैं, उनके ऊपर भी ईरान के द्वारा कैरिड आउट की गई है स्ट्राइक्स। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी जो है किसके ऊपर अटैक किया है, फायर किया है ईरान के ऊपर। और ये जो इशू है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एस्केलेटेड होते जा रहा है। तो ये हमारे पूरे कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे वेस्ट एशिया रीजन के, जो हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फोटो में देख लेते हैं कौन किसके साथ इन्वॉल्व है, सम अप कर लेते हैं। ईरान देखें तो स्टेट के साथ डायरेक्टली कौन कौन से इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के साथ है, इराक के साथ है, इराक में जो कर्ड्स हैं, कर्डिस्तान एरिया है वहाँ पर, और सीरिया के साथ जो है स्ट्राइक बॉम्बिंग की जा रही है। इसके अलावा डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है किसको, लेबनान को। ठीक, लेबनान को सपोर्ट कर रहा है, हाउदीज़ को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैकिंग दी जा रही है। यूएस जो है किसके साथ इन्वॉल्व है, यमन और हाउदीज़ के साथ इन्वॉल्व है। इसके अलावा सीरिया में भी जो है अटैक कर रहा है, इराक में भी अपने जो ट्रूप्स हैं उनको बचाने के लिए यूएस रिटेलिएट कर रहा है। इज़राइल और पैलेस्टीन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही, और इज़राइल जो है सीरिया लेबनान एरिया में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूरा
कन्फ्लिक्ट जोन हो जाएंगे। पाकिस्तान जो है ईरान से रिटेलिएशन कर रहा है ना, उसने भी स्ट्राइक की है रिसेंटली और इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये हमारे मेन प्लेयर भी हो जाएंगे, है ना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी एंटी इजराइल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वेस्ट एशिया में, हमास हो, इस्लामिक जिहाद हो, हिजबुल्लाह, हादीज़ हो और शिया मिलिटियर्स ऑफ इराक और सीरिया हो, ये सारे एक हो गए हैं। सबको ईरान की टेसिटली बैकिंग है। ठीक है, ये सारे मिलके जो है इज़राइल के अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं और इज़राइल को सिर्फ यूएस का सपोर्ट है। यूएस इतना अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों कर रहा है? इस बार जो है यूएस इलेक्शन ईयर है 2024 का और जूस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए जो है इतना ज़्यादा सपोर्ट यूएस के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज़ दिस मीन फॉर रीजनल सिक्योरिटी? रीजनल सिक्योरिटी के लिए इसके क्या मायने हैं? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन है वेस्ट एशिया में। अभी रीजनल सिक्योरिटी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, रीजनल क्राइसिस ही क्राइसिस हमें दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी क्राइसिस दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इस एरिया में बहुत ज़्यादा पीस था, है ना, बहुत सिविल वॉर चल रही थी, लेकिन जनरली जो भी क्राइसिस होते थे वो स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर होते थे, ठीक है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट एक्टर होते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सारे एक्टर्स एक साथ इन्वॉल्व हो, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट एक कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, अब सारे कन्फ्लिक्ट एक साथ हो रहे हैं और उसके एग्जाम्पल आपको पता है। तो जो अभी की हालत है उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका मेन रीज़न है पावरफुल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों ही इन्वॉल्व हैं। बेसिकली लास्ट टाइम वेस्ट एशिया में इस तरह की सिचुएशन 1967 में आई थी। इस तरह का जो क्राइसिस है इस लेवल का वो 1967 में था, जब ट्रांसनेशनल वॉर हुई थी 1967 में। इसको 6 डे ऑफ वॉर कहा जाता है, जो कि इज़राइल वर्सेस अरब कंट्रीज़ के बीच में थी। 1967 में कौन कौन सी अरब कंट्री इन्वॉल्व थी ये आप लोग खुद देखेंगे और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो वॉर थी केवल 6 दिन में ख़त्म हो गई थी, ठीक है, और बहुत डिसिसिव विक्ट्री थी ये इज़राइल के लिए। आज 100 दिन हो चुके हैं लेकिन कन्फ्लिक्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इनफैक्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, एस्केलेटिंग हो रहा है, ठीक है। यूएस की भी बात करें तो यूएस का जो पहले डोमिनेंस था वेस्ट एशिया में, ठीक है, वो बहुत अलग लेवल का था, अलग प्रेजेंस थी पहले यूएस की वेस्ट एशिया में। आज जो है अगर हम बात करें तो ईरान से उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। 1979 के बाद से ईरान के साथ जो है रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। और बाकी वेस्ट एशियन कंट्री को भी देखें, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या बाकी जितनी भी तेल निकालने वाली कंट्री है, सब ने अपने अपने रिलेशन जो है डाइवर्सिफाई कर दिए हैं। अब पहले जैसे यूएस का यहाँ पर प्रेजेंस नहीं रहा है, होल्ड नहीं रहा है, और जो ओल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। साथ ही में जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके बीच में और स्टेट एक्टर के बीच में डिफरेंसेस कम हो चुके हैं पहले की अपेक्षा। उसका एग्जांपल जो है आप रेड सी में जो अटैक हो रहा है उससे समझ सकते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जा रहा है उनके द्वारा, और कहीं ना कहीं इसमें दूसरे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है इन नॉन स्टेट एक्टर को टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन करने में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। पहले जैसे यूएस की जो पोजीशन और प्रेजेंस थी अब वो नहीं रही है, और नॉन स्टेट एक्टर और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस इस रीजन में ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये अभी रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। इजराइल भी अपनी जो है मिलिट्री मसल फ्लेक्स करने में लगा हुआ है, क्रॉस बॉर्डर अटैक करने में लगा हुआ है। व्हाट नेक्स्ट? इसका कोई क्लियर वे आउट दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक पॉलीसेंट्रिक क्राइसिस बन चुका है, 100 दिनों से चल रहा है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीज़ फायर रिजोल्यूशन लेके आया जा रहा है उसको यूएस को वीटो करने से रोकना होगा। यूएस अगर वीटो नहीं करता है तो ये सीज़ फायर लाया जा सकता है, और एक बार सीज़ फायर आ जाता है तो शांति स्थापित हो सकती है। बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर है उन्हें भी रोका जा सकता है, ईरान को भी रोका जा सकता है। ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो थिएटर है, एक्सपांड होते जा रहा है, स्नो की तरह बड़ा होता जा रहा है। इसे हमें अगर रोकना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, और एक्चुअल में ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए भी यही सब मतलब सॉल्यूशन है कि हमें जो सीज़ फायर है उसको लाने की ज़रूरत है। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक।
नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है व्हाट आर लेबर रूल्स फॉर वर्कर अब्रॉड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2024 में आपको काफ़ी चीज़ें डायरेक्टली इस आर्टिकल से पूछी जा सकती है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं स्टोरी सो फार, कंटेक्स्ट समझते हैं। यूपी गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी हेल्प से एक रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की है जिसमें 10,000 वर्कर को रिक्रूट किया जा रहा है। किसके लिए? इज़राइल भेजने के लिए। वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, किस एक्टिविटी में? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन कर रहा है? हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट कर रही है। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव उनके द्वारा चलाई जा रही है। 10,000 लेबर्स को कहाँ भेजा जा रहा है? इज़राइल भेजा जा रहा है जॉब करने के लिए। इस मूव का अपोज किया जा रहा है। किन के द्वारा अपोज किया जा रहा है? जो ट्रेड यूनियन है, ऑब्वियसली उन्हीं के द्वारा ऐसे मूव का अपोज किया जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो पर्टिकुलर मूव है वो इमाइग्रेशन रूल अंडर द इमाइग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट में है। उनके मेन जो इशू हैं वो ये हैं कि भाई इज़राइल अभी कन्फ्लिक्ट जोन है, कन्फ्लिक्ट एरिया है। अभी हमने पढ़े वहाँ पर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है। वहाँ से लेबर को वापस लाने की ज़रूरत है क्योंकि वो सेफ़ नहीं है इंडियंस के लिए। अभी जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए वो सेफ़ नहीं है। वहाँ वापस लेबर भेज रहे हो, ये किस तरह का मूव है? तो उन्होंने इमाइग्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ये जो मूव है ये बिल्कुल गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। साथ ही में कुछ सेंट्रल यूनियन जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी का एजेंडा है टू प्लीज़ इज़राइल। ठीक, अब रूल्स क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। एक्चुअल में रूल्स क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। वर्कर गोइंग टू द conflict zone और places without sufficient labor protection are required to register with the Ministry of External Affairs e-migrate portal। जो भी कन्फ्लिक्ट जोन में लेबर जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सफिशिएंट लेबर प्रोटेक्शन लॉज नहीं है, उनको ई-माइग्रेट पोर्टल के थ्रू जो है रजिस्टर्ड करना होता है। ठीक है, उनको जो पासपोर्ट मिलेगा वो ECR के थ्रू मिलेगा, इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड स्कीम के अंदर मिलेगा। और ये पासपोर्ट जो ECR स्कीम के अंदर मिलता है केवल 18 कंट्रीज़ अगर आप जाते हैं तो वहाँ के लिए मिलता है। इन 18 कंट्रीज़ में इज़राइल कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट जोन वाले एरियाज़ हैं या फिर वो एरियाज़ हैं जहाँ पर लेबर लॉस अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ इन कंट्रीज़ में इज़राइल का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भेजने के लिए अभी जो लेबर हैं उनको ECR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ECR की तो सरकार थोड़ा ध्यान रखती है, स्पेशल फोकस करती है कि वहाँ के लेबर को कभी भी जो है वापस लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो इज़राइल कहीं पर भी नहीं है जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। रूल सेज दैट नो रिक्रूटिंग एजेंट शैल कलेक्ट फ्रॉम द वर्कर सर्विस चार्ज मोर देन मैक्सिमम ऑफ 30,000 एंड द सर्विस चार्ज शैल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल और लॉजिंग एंड बोर्डिंग फॉर कंडक्टिंग ऑफ इंटरव्यूज़ बाय द रिक्रूटिंग एजेंट। रूल्स ये भी कहते हैं कि 30,000 रुपये से ज़्यादा रिक्रूटिंग एजेंट नहीं ले सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉजिंग इन्वॉल्व है, इंटरव्यूज़ जो कंडक्ट किए जा रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व हैं। 30,000 मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए। अगर अभी की बात करें तो वर्कर से जो है टोटल कितनी फ़ी ली जा रही है? लगभग 1 लाख का खर्चा जो है हो रहा है फ़्लाइट टिकट्स मिला करके, और जो NSDC को पेमेंट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मिला करके 1 लाख रुपीज़ के आसपास हो रहा है। तो रूल्स जो है 30,000 बोल रहे हैं और यहाँ पर 1 लाख तक खर्चा हो रहा है। जब सरकार से पूछा गया तो उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया? जो स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, उन्होंने कहा कि भाई लेबर लॉ इज़राइल में बहुत स्ट्रिक्ट और रोबस्ट है। ये क्या है? OECD कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। तो बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं ना, उसी तरह के लेबर लॉ यहाँ पर है। स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है माइग्रेंट्स को, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है इन लेबर्स की, ऐसा जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा जा रहा है। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है? ठीक, द इंटरनेशनल प्रैक्टिस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर आर गवर्न्ड बाय 2 कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO के 2 ऐसे कन्वेंशन हैं जिसके द्वारा
जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। कौन कौन सा है कन्वेंशन? द माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1949, ठीक है, ये आपको याद रखने यार, ठीक है। कौन कौन से? माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन नंबर 97 ही याद रख लेना। उसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, ठीक। ये दो ऐसे कन्वेंशंस हैं जो कि क्या हैं, माइग्रेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं इंटरनेशनल अरेना में आईएलओ के द्वारा। इंडिया के द्वारा दोनों ही रेटिफाइड नहीं है, लेकिन इजराइल ने जो है 1949 वाला कन्वेंशन रेटिफाई किया था, फर्स्ट वाला कन्वेंशन रेटिफाई किया था, ठीक है। तो इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो माइग्रेंट लेबर है उनको सेफ रखने की। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। तो वे फॉरवर्ड में आईएलओ की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्या कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट 2024 में बढ़ने वाला है और जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है वो भी बढ़ने वाली है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको आपको याद रखना है। आईएलओ की रिपोर्ट है, नाम क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। ऐसे आपको प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। जॉबलेसनेस और जॉब गैप फॉलन तो हुआ है पेंडेमिक लेवल से, मतलब ऐसा नहीं है पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लेकिन स्टिल 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। इसलिए जो है जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए? माइग्रेशन पॉलिसी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, प्लस अपनी जो लेबर पॉपुलेशन है उसको स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जिस भी वर्ल्ड के जिस कोने में भी जॉब्स आएंगी वहाँ पर अपने लेबर को भेजने की ज़रूरत है। उसके लिए माइग्रेशन पॉलिसी वे फॉरवर्ड होगा। 2019 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर की जो रिपोर्ट थी उन्होंने भी कहा था कि केंद्र सरकार को एक माइग्रेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस कमेटी को किसने हेड किया था? एमपी मिस्टर शशि थरूर के द्वारा हेड किया गया था और उन्होंने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन माइग्रेशन आर बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी है वो हमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, एक अलग से माइग्रेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो करंट सेटअप है वो इनसफिशिएंट है इमाइग्रेंट लेबर्स के लिए, ठीक। ये हमारा क्या था? पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।